शायद मैंने नहीं कबीर को चुना, कबीर ने ही मुझे चुना है। लता जी को ज्यादा पसंद नहीं था कि हम लोग मतलब थोड़ा इंडस्ट्री से दूर ही रहे हम लोग। यही था कि मैंने कभी ख्याल में भी सोचा नहीं था ये कि मैं कभी धुन मैं बनाऊंगा और उसको खुद गाऊंगा। मैं तो तेरे पास में मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे। और क्योंकि ज्यादा तो वो इस बात पे हैरान हो गए कि 10 गाने किए, इतने सारे कर लिए। तो काफी चीजें हमने ग्रांटेड ली थी। जैसे कि लता जी का गाना भी हमने ग्रांटेड ही लिया था। ये नहीं कि पूरी 24 घंटे यही बातें होती थी। मतलब रिकॉर्डिंग्स के आने के बाद वो एकदम नॉर्मल आम घरों में जैसे बातें होती, खाने की या फिल्म कौन सी देखी या चलो घूमने जाए। सो वेलकम ऑल टू एवीपी लाइव एंटरटेनमेंट एंड एवीपी लाइव। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे सिंगर कंपोजर जो है मंगेशकर फैमिली से। और जब मंगेशकर नाम हमारे सामने आता है तो लता जी का चेहरा और मंगेशकर फैमिली की वो लेगेसी जिसे जिसने हमें दिए लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, उषा मंगेशकर जी और आदरणीय पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी। सो उन्हीं के सुपुत्र आज हमारे साथ हैं बैजू मंगेशकर सर। नमस्कार। हमारा नमस्कार सर, स्वागत है ईएनटी लाइव पे, एबीपी लाइव पे। बहुत 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 और शुक्रिया। सर का एक बहुत ही प्यारा सा एल्बम जो है आया है, मन मस्त कबीरा जिसका नाम है, और जो कबीर की रचनाओं पे आधारित है। और साथ ही सर जैसा मुझे बताया गया कि आपका पहला हिंदी एल्बम है। जी जी जी, जी जी, बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई मतलब सर। जी, इसके जी पहले किया है मैंने, जी हिंदी उर्दू में था। जी। लेकिन उस एल्बम में पंजाबी सराइकी जुबानें भी थी। हम्म, लेकिन ये वाहिद एक पूरा हिंदी एल्बम है। हम्म। तो सर सबसे जी पहले तो यही सवाल रहेगा कि एक तो इतनी लेजेंडरी फैमिली से जब आप आते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत प्रेशर तो होता ही है कि आप जिसे जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस 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 फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सब कुछ एकदम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि आपने कबीर को ही क्यों चुना, मतलब इस हिंदी एल्बम के लिए व्हाई डिड यू सेलेक्ट जी कबीर दास? जी जी जी। तो दरअसल बात यह है कि मुझे स्पिरिचुअल चीजें करने का शौक है और रुझान भी है। तो मेरे पहले जो मतलब एल्बम्स जो हुई है वो भी स्पिरिचुअल वर्क ही है। वो सूफियाना कलाम था जिसमें बाबा बुल्ले शाह, गुलाम फरीद, हजरत शाह हुसैन और कुछ नए कवि के हिंदी उर्दू कलाम थे। तो इस वजह से मुझे स्पिरिचुअल वर्क करना पसंद है। तो कबीर की जो रचनाएं हैं वो काफी सूफियाना अंदाज के हैं। और वही थॉट है उनका भी। जो पंजाबी सूफियाना कलाम जो होता है, तसव्वुफ का कलाम जिसे कहते हैं हम लोग। तो कबीर के दोहे, पद, भजन, ये भी उसी ख्याल को लेके आगे चलते हैं। और तो किसी ऐसी बातचीत मेरी कवियत्री दोस्त के साथ ऐसी बातों के सिलसिले में उन्होंने मुझसे कहा कि आप कबीर को क्यों नहीं धुनें उनकी बनाते और उनकी रचनाएं क्यों नहीं करते। तो ऐसे मैंने एक उनकी कविता ली और उनको उसकी धुन बनाई। फिर एक के बाद एक ऐसा सिलसिला वो चलता गया। और देखा गया कि कुछ 15-16 धुनें मेरी तरतीब हो चुकी थी। तो फिर मुझे ऐसा ख्याल आया कि इसको अभी एक एल्बम की शक्ल में लोगों के सामने अभी पेश करना चाहिए। और लता जी का भी एक ऐसी हमारी बातों के सिलसिले में उनका भी एक सुझाव था मुझे कि तुम अब एक हिंदी का क्यों नहीं करते हो। पंजाबी काफी सारा कर लिया है तुमने, उर्दू का भी कर लिया है। तो अपने यहाँ के संत कवि जो है या कवि है, एक पूरा हिंदी का भी कर लो तुम इस बार। तो वो भी एक जहन में था वो।
लता जी की जैसा आपने बताया कि लता जी की बहुत इच्छा थी कि आप हिंदी में करें, जी जी जी। तो हिंदी उर्दू की भी, हाँ मतलब वो चाहती थी कि मैं उर्दू की भी शायर की करूं, हम्म, क्योंकि उर्दू मैंने बकायदा सीखा है। तो वो चाहती थी कि मैं फैज अहमद फैज और मीर, इनके गजलें भी करूं। तो देखते हैं आगे। बिल्कुल। सो आप जैसा कह रहे हैं, मैंने पूछा कि कबीर को आपने चुना, मैंने मुझे जानकारी दी गई कि आपका ये सोचना है कि कबीर दास ने आपको चुन लिया, मतलब जी 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 ये जी कैसा है इधर? जी जी, बस मैं सोचता हूँ कि जैसे कोई मतलब डेस्टिनी का मतलब जो हाथ अपनी जिंदगी में इतना बड़ा होता है कि हम लोग चाहे जितना भी सोचे अपने हाथों में कुछ नहीं होता मतलब। और यही था कि मैंने कभी ख्याल में भी सोचा नहीं था ये कि मैं कबीर के पद भजन और गीत कवि को धुन मैं बनाऊंगा और उसको खुद गाऊंगा। और गाऊंगा तो जरूर, लेकिन मैं खुद उसकी कॉम्पोजिशन भी करूंगा, ये मैंने कभी मुझे ख्याल नहीं आया था। तो वो जैसे मैंने कहा कि सिलसिला चलता गया वो, तो वही मुझे लगा कि जो जैसे वो आमद सी है, एक इट्स फ्रॉम द ऑलमाइटी। तो मैंने सो यही मुझे फिर मेरी एक दोस्त के साथ जब मेरी बातचीत हो रही थी, तो यही नतीजा इसका यही निकला कि शायद मैंने नहीं कबीर को चुना, कबीर ने ही मुझे चुना है। तो ये मुझे लगता है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंसान के हाथों में कुछ नहीं होता है, ये सब ऊपर से वो ऑर्डर आती है और हिदायत मिलती है और निर्देशन मिलता है आपको। जी। सो कबीर दास की अगर हम सर दोहे देखेंगे या उनकी रचनाएं देखेंगे, उसमें हमें कहीं जी ना कहीं एक स्पेक्ट्रम नजर आता है, मतलब मिक्सचर ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग्स। जी कभी कभी उसमें एक जी बिल्कुल। सेक्सुअल भी होता है, कभी इमोशनल भी होता है, एंड कहीं ना कहीं कभी कभी मैंने देखा एक ह्यूमर भी उसमें कभी कभी होता जी है। बिल्कुल बिल्कुल तो कितना बिल्कुल बिल्कुल। चैलेंजिंग था, मतलब इन सबको मिश्रित करके जो है एक पूरा एक एल्बम तैयार करना। जी जी, सही फरमाया आपने। तो हमने भी बचपन में स्कूल में ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हमको कबीर के दोहों के साथ इंट्रोड्यूस किया था। तो उस लिहाज से मुझे इंट्रोडक्शन तो हुई थी कबीर की, लेकिन मैंने ये भी देखा कि जैसे उनकी भाषा काफी सरल है समझने को, और शायद बोली भाषा में भी वो लिखते थे उस जमाने के 15 15 सेंचुरी की। तो उसमें अवधी भी है, ब्रज भी है, भोजपुरी भी शामिल है, उसका मिश्रण है। और बाकी के जो भक्ति कल्ट के जो है, जैसे मीराबाई हो या सूरदास जी हो, रस तो खान। इनकी हाँ, थोड़ा मुश्किल है समझना, मतलब आम आदमी के लिए भाषा भी उतनी सरल नहीं। कबीर का बहुत सरल है, रहना नहीं देश बिराना है, इट्स इंस्टेंटली आपको मोको किसी कहाँ भी ढूंढे नॉर्मल, बंदे मैं तो तेरे हाँ, पास है। नॉर्मल बहुत इंसान को भी बोलचाली वाला, समझ में हाँ। आ जाता है, नॉर्मल बोलचाल में हाँ, ही। मतलब आपको बहुत विद्वत्ता नहीं चाहिए, या भाषा उस भाषा के ऊपर बहुत एक उरूज हासिल हो, उबूर, सॉरी उरूज नहीं, उबूर हासिल हो, तो इस ये भी नहीं है, तो आपको समझ में आता है। तो सर जब ये जो एल्बम है वो रेडी हो गई, तो ये ऑब्वियसली आपने हृदयनाथ जी को तो दिखाया ही हो, सुनाया ही होगा। जी क्या उनका सुनाया जी। उनका क्या रिएक्शन था उस पे, मतलब काफी ज्यादा खुश हुए या कुछ चेंजेस बताए कि अरे नहीं इस तरह से होना चाहिए, या पहली बार जी में जी जी, खुश ही हुए। अप्रूव्ड इट? जी जी जी, खुश तो हुए थे। और क्योंकि ज्यादा तो वो इस बात पे हैरान हो गए कि 10 गाने किए, इतने सारे कर लिए। मतलब उन्होंने शायद सोचा होगा कि 6 गाने का एल्बम हो, या अमूमन 6 या 7 या 8 गानों का एल्बम होता है। तो फिर उन्होंने कहा कि 10 गाने क्यों, तो मैंने कहा कि नहीं, ये मैंने एक चैलेंज की तरह इसको कबूल किया और किया है। और ये बनता गया, जैसे मैंने कहा कि 15 16 गाने मेरे तरतीब हो चुकी थी धुनें उसकी। तो उनमें से जो मुझे बेस्ट लगी वही मैंने आखिर में चुनी। तो वो खुश हो गए इस बात को लेकर। और फिर उन्होंने सुना एल्बम, और उनको कुछ रचनाएं पसंद आई, कुछ गायकी के हिसाब से लिहाज से पसंद आई, कुछ जो चॉइस हुई है, इंतखाब हुआ है
पदों का, उसके ऊपर वो खुश हुए और कुछ धुनें उनको पसंद आ गई। तो ओवरऑल क्या कहे, उन्होंने मतलब उनकी क्या कहे एक्सेप्टेंस दिया मुझे, अप्रूवल दिया। एंड लता जी के लिए सर, जैसा मैंने सुना कि आप उनको एक बहुत बड़ा सरप्राइज ही पूरा ये पैकेज देना चाहते जी थे, तो इसमें से तो उन्होंने कुछ सुना था इसमें जब आप तैयारी करते जी थे नहीं, या जी नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पांच पांच गाने ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके थे हम्म। और वो बीमार पड़ गई, तो जी। उसके बाद तो फिर दो तो तीन थोड़ा महीने हमने 2-3 महीने का गैप भी आ गया था शायद। गैप गया और रोकना ही पड़ा उसको, मतलब तो उस ज़हनी हालत में ही नहीं थे हम लोग, मतलब मैं खुद, कि मैं पिकअप करूं। तो जब आहिस्ता आहिस्ता संभाल लिया खुद को, फिर मैंने सोचा कि इसको अब कंप्लीट करना ही चाहिए, बिल्कुल। इसको सही मकाम पे लाना चाहिए। तो ये बस ये थोड़ा मुझे बहुत दुख है कि जो मैं उनको सरप्राइज देना चाहता था और मुझे यकीन था कि उनको खुशी होती है उससे। अगला मेरा सवाल ये है कि सर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आपने इसमें यूज किए, क्योंकि जैसा मैंने केदारनाथ जी को भी कुछ कुछ मैंने देखा है, म्यूजिक ज्यादा तो नहीं है, उम्र अभी मेरी काफी उतनी नहीं है, लेकिन जितना भी सुना है लाइव इंस्ट्रूमेंट्स का जी काफी ज्यादा यूज होता था। खैर उस जी जमाने में भी, जी जी और अब तो उस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स का समावेश रहता है, सब कुछ उसमें जी रिकॉर्डेड बिल्कुल। रहेगा और हर तरह का इंस्ट्रूमेंट एक ही इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है। तो जी आपने जी जी एल्बम जी बनाने के लिए क्या लाइव इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया या फिर जो मॉडर्न वाले हैं उनका यूज किया? मतलब आप किसे बेहतर मानते हैं, लाइव वाले या ये मॉडर्न में जो? जी लाइव लाइव की बात अलग ही होती है वो हाँ। तो, मतलब पहले तो जमाने में और कोई चॉइस ही नहीं था, आपको लाइव ही करना था। तो लाइव की बात अलग ही होती है, उसका कोई मतलब दो राय ही नहीं उसमें। लेकिन क्या है कि हमको थोड़ा जमाने के साथ थोड़ा चलना भी पड़ता है, जी। क्योंकि फिर साउंड में भी थोड़ा सा एक हम्म। तब्दीली आती है। और और दूसरी बात है कि लॉजिस्टिक्स का भी ख्याल रखना पड़ता है ओके। कि अब ज्यादा म्यूजिशियंस रहे नहीं, हम्म। अनफॉर्चुनेटली। हम्म। मतलब ये बहुत बदनसीबी की बात है, हम हमारी पीढ़ी के लिए या हमारे देश के लिए भी, क्योंकि बहुत से म्यूजिशियंस आउट ऑफ वर्क हो गए। सो बहुत चुनिंदा लोग बचे हुए हैं। सो सब इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हम बजवा सकते, क्योंकि बजट का भी रिस्ट्रिक्शन होता है हम पर। और आपको तो मालूम होगा कि ज्यादातर म्यूजिक कंपनीज अब फाइनेंस नहीं करते, आर्टिस्ट को खुद को फाइनेंस या स्पॉन्सर्स लेके ये बनाना पड़ता है। हम्म। तो जहाँ तक मेरी हैसियत है और मैं जितना कर सकता हूँ, उस लिहाज से मैं लाइव जितना चाहे जितना मैं कर सकता हूँ, अपनी पूरी तरह से कोशिश होती है। सो इवन इन माय प्रीवियस एल्बम्स, मैंने मेरी लास्ट एल्बम जो थी सूफियाना कलाम की, तो उसमें तो मैंने जैज इंस्ट्रूमेंटलिस्ट फ्रॉम यूएस से लाए थे। बहुत बड़े नाम है, मतलब उन्होंने फ्रैंक सिनात्रा जैसे आर्टिस्टों के साथ काम किया था। तो वो एक क्या कहते हैं, ब्रदरहुड में उन्होंने मेरे लिए बजाया। हर बार तो ये नहीं होता है हम्म। सो इस बार भी मैंने कोशिश की है, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स है, सरोद है इसमें, सारंगी है, बहुत बेहतरीन युवा पीढ़ी के म्यूजिशियंस है, जैसे कि दिलशाद खान, सुल्तान खान साहब के नेफ्यू है, उन्होंने सारंगी बजाई है, बहुत प्यार से उन्होंने मेरे लिए बजाया। फिर किरण विनकर एक शख्स है जो फ्लूट बजाते हैं, वो ब्लाइंड है और उनका काफी अब नाम हो रहा है इंडस्ट्री में, तो उन्होंने फ्लूट बजाया है। सारंग कुलकर्णी है जिन्होंने सरोद बजाया है। तबला, आसाम से एक तबला प्लेयर है, उन्होंने बजाया है। चिंटू सिंह है इसमें, जिन्होंने रबाब और मैंडोलिन, आप सब तो जानते हैं चिंटू जी को। जी। तो ऐसे ऐसे समावेश हुआ है सब लाइव इंस्ट्रूमेंट्स का भी। म्यूजिक की तो सर बात हो गई, और इंस्ट्रूमेंट की मैं कह रहा था कि पंचम दा के मैंने कई सारे किस्से सुने कि इंस्ट्रूमेंट्स जी अगर आप बनाना चाहे तो आप किसी भी चीज को भी आप एक लाइव इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। मैंने कई किस्से पंचम दा के सुने कि वो जी कैसी चीज जी थी जी जो लाइव चीजों को वो इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर दी। जी 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 पंचम अंकल की को क्या बात करें, मतलब
ऑफ कोर्स उनका सोचने का ढंग बिल्कुल अलग था, क्योंकि वो बहुत ही वेस्टर्न म्यूजिक को भी बहुत ज्यादा फॉलो करते थे और उसकी इन्फ्लुएंस अपने गानों में आना चाहे। लेकिन ऑब्वियसली आपने ये भी देखा होगा कि जो उसका इथॉस है गाने का, वो हिंदुस्तानी ही रहता था, वो बिल्कुल यू नो, गायकी के अंग से या कॉम्पोजिशन के अंग से। लेकिन अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसेस वो लाते थे। और जैसे कि आपने अर्ज किया कि उनको साउंड्स का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा। तो ना सिर्फ इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ग्लास को लेके, कुछ डब्बे को लेके, इससे कुछ अलग साउंड मिले, क्योंकि ही वाज आल्सो वर्किंग फॉर फिल्म, यू नो। यस। तो उनका जो कैनवस है वो बहुत ज्यादा लार्ज भी है। तो और यू नो वो पॉपुलर म्यूजिक में ज्यादा थे, यू नो, पॉप म्यूजिक जिसको हम कहेंगे, पॉपुलर म्यूजिक ऑफ इट्स टाइम। तो लोगों को नया नया कुछ देना भी ये लाजमी था और जरूरी था, उसका डिमांड भी था उस जमाने का। तो इसलिए शायद उन्होंने वो कोशिश की होगी, और वैसे उनको शौक भी था, तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और वो बहुत सारे कामयाब हुए। काफी ज्यादा। सो अब थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँ कि आप जब छोटे थे तो जी डेफिनेटली आप जाते ही होंगे लता जी के साथ, हृदयनाथ जी के साथ या बाकी आशा जी, उषा जी के साथ लाइव कॉन्सर्ट्स में। तो जी जी, कॉन्सर्ट्स में हम लोग काफी गए, जी, रिकॉर्डिंग्स में बहुत कम गए। ओके। उतना हमको एनकरेज नहीं किया रिकॉर्डिंग्स जाना। लता जी को ज्यादा पसंद नहीं था कि हम लोग मतलब थोड़ा इंडस्ट्री से दूर ही रहे हम लोग, और यू नो तालीम हासिल करें और स्कूल जाएं और रेगुलर नॉर्मल बच्चों की तरह रहें। तो घर में भी माहौल बहुत नॉर्मल था। संगीत के बारे में बातें बहुत कम होती थी। ओके। मतलब ये अच्छा भी है और दुर्भाग्य भी है। ओके। लोग समझते कि अक्सर कि संगीत का ही माहौल होगा, हाँ, ये तो ये कोई नहीं भी था। समझ सकता है जब इतनी बड़ी फैमिली और हर सारे के सारे आर्टिस्ट ऑलमोस्ट सब लोग, तो जी घर पे जी भी जी, वैसी बात होती होगी। लेकिन कई नहीं, जगह बात इससे तो उलट बातें होती है। होती थी। ये नहीं कि पूरी 24 घंटे यही बातें होती थी। मतलब रिकॉर्डिंग्स के आने के बाद वो एकदम नॉर्मल आम घरों में जैसे बातें होती, खाने की या फिल्म कौन सी देखी या चलो घूमने जाए, फिल्म देखने जाए, ये सब बातें होती थी। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग में आज ये हुआ या वो हुआ। ये बातें मतलब बहुत सालों के बाद मुझे सुनने को मिली। और तो लाइव शोज में जाने का मौका हमको बहुत मिला बचपन से। तो रिहर्सल्स देखना, लाइव शोज देखना, ट्रैवल करना अब्रॉड या इंडिया में, तो ये खुशकिस्मती है कि ये बहुत सारा देखा हमने तो सर जब भी आप शोज में करीब गए, से। जी जी, शोज में गए या जहां भी गए सबके साथ, तो कब आपको समझ में आ गया कि यार मैं इतनी बड़ी ऐसी फैमिली में हूँ जो मतलब सही में बहुत बड़ी है, मतलब जी, फैंस का बहुत देर कोई के रकम बाद, नहीं। बहुत देर के बाद ये रियलाइजेशन हुआ। हम्म, क्योंकि बचपन में आप जब आंख खुली तो यही देखा है हमने। हम्म, तो काफी चीजें हमने ग्रांटेड ली थी। हम्म, जैसे कि लता जी का गाना भी हमने ग्रांटेड ही लिया था कि ओके। हाँ वो तो अच्छा गाती है, मतलब उसमें क्या बड़ी बात है, गाती है। तो ये कोई अलग नहीं बात है कि वो मतलब एक वाहिद एक शख्स है कि जो इतना अच्छा गाती है कि पूरी दुनिया में एक ही ऐसी है। वो रियलाइजेशन बहुत बाद में हुआ, क्योंकि जब वो गाती थी स्टेज पे तो इतनी समझ तो नहीं थी संगीत की, लेकिन पसंद ही आता था कि वाह क्या मजा आ रहा है, बहुत सुंदर गा रही है। तो ये नहीं हमको समझ में आता कि उसके पीछे जो मेहनत है या सैक्रिफाइसेस है या कुर्बानियां हैं या जो परफेक्शन की और उनका जो प्रति था, मतलब एम था, वो ये बहुत बाद में रियलाइज हुआ। सो मैं गिफ्ट की बात करूंगा, आप लता जी ने आपको अब तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या दिया है, और आपने लता जी को सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या दिया? ऑब्वियसली इस एल्बम जो आप देना चाहते थे वो तो नहीं हो पाया, लेकिन उससे पहले आपने उनको कोई गिफ्ट दिया या उन्होंने आपको ऐसा कोई गिफ्ट दिया हो जो बहुत ही दिल के करीब है आपके? लता जी ने तो बेशुमार गिफ्ट दिए जी बचपन से। जी। तो मैं एक गिफ्ट की क्या बात करूं, मतलब हर गिफ्ट के साथ एक बहुत प्यारी यादें जुड़ी हुई हैं उस उम्र के हिसाब से।
जी। मतलब बचपन में चाहे टेडी बेयर हो तो उसकी अहमियत उस एज में तो बहुत ज्यादा होती है। तो हर एज में उसकी अहमियत आपको समझ में आती है। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी गिफ्ट मुझे यही होगी शायद कि उन्होंने जो मिसाल कायम की है दुनिया के लिए और मेरे लिए खुद को, और जो संगीत का भंडार उन्होंने हम सबको दिया है, मैं समझता हूँ कि दुनिया के साथ मैं भी शामिल हूँ उसमें, कि वो शायद सबसे बड़ी गिफ्ट है। तो ऐसा कोई बेस्ट लेसन आपको वो देके गए जो आपको आज भी याद है कि, और उस पे आप आज जी भी चल बहुत रहे सारे हैं, लेसन्स है, या बहुत ऐसा सारे कोई लेसन्स है। रूटीन जो वो कह के गए और आप वो फॉलो करते हैं आज तक भी? रूटीन ऐसे नहीं है, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत है, उनके नक्शे कदम पर चलना तो हम लोग चाहते हैं, लेकिन हम उतने नहीं अच्छे या बड़े हैं कि वो जो डिसिप्लिन उनका था, हम मामूली लोग हैं, हम लोग नहीं कर सकते। उनको झींगा मच्छी खाना बहुत पसंद था, और उनको कोलाइटिस की बीमारी थी, तो उन्होंने वो छोड़ दिया खाना। तो कुछ 30 साल उन्होंने खाया नहीं, हालांकि उसको उनको वो सबसे पसंद चीज थी खाने के लिए। तो हम लोग तो ऐसे चीज नहीं कर सकते, मतलब मैं तो चीटिंग करूंगा, या वो डिसिप्लिन जो था उनका, वो सिर्फ हम थोड़ा बहुत फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग लापरवाही करते हैं आम इंसान की तरह। तो लेसन्स तो उनके बहुत सारे हैं, कि जैसे ये मैं एक लेसन उनका जरूर, मतलब वो मेरे क्या कहिए कि खून में ही आया, कि एक परफेक्शन की तरफ हमेशा सोचना, मीडियोक्रिटी से ऊपर आना। मीडियोक्र तो थी नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि मीडियोक्रिटी से ऊपर आए, और कभी भी मतलब, हाँ ठीक है जाने दीजिए, तो ये नहीं होता है। मैं बहुत ही परफेक्शन के पीछे पड़ा हूँ, लेकिन डेफिनेटली वर्किंग टुवर्ड्स परफेक्शन, और नीयत साफ रखना अपने काम के प्रति, तो वो जरूर एक लेसन है। और ह्यूमिलिटी, वो उनकी बहुत एक बड़ी लेसन है, कि खुद को बहुत कुछ, हम कुछ बहुत बड़े तीर मार रहे हैं ऐसे नहीं, और भी लोग होते हैं। आपको ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है लाइफ में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और निश्चित तौर पे उनके जाने से एक शून्य क्रिएट हुआ है म्यूजिक इंडस्ट्री में भी, और बिल्कुल 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 फैंस के बिल्कुल दिल में भी। बिल्कुल। तो जाते जाते सर, मेरा जो फेवरेट है और आपके एल्बम में भी वो है सर, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे की कुछ लाइनें जरूर ओह बताएं तो बिल्कुल। जी जी जरूर जरूर। को कहाँ ढूंढे बंदे, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे। अ, बहुत ही मजा आया सर बात करके आपसे। एंड लता जी के जाने से, जैसा मैंने पहले कहा, कि एक शून्य जो है छूट गया है, शून्य जी क्रिएट हो जी। गया है, जो हम सबके लिए ही। शून्य है और फिर भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो लेगेसी छोड़ के गए, बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब सेंचुरीज तक इसका शताब्दियों कोई। तक, सहस्त्राब्दियों तक ये याद की जाएगी। और हमें हमें जी ये भी पूरी उम्मीद है कि आप इस फैमिली की लेगेसी को और ज्यादा ऊंचाई पे ले जाएंगे सर, और इस जी, album बस के बाद और भी सिर्फ एल्बम कोशिश आपकी करते तरफ हैं से हम लोग। हमें देखने को ये मिले सब सर। उसके हाथ में, और बिल्कुल सर। आवाम के हाथ में, कि पसंद करना ना पसंद करना। अपनी तरफ से तो सिर्फ हम अच्छी नीयत के साथ एक कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, और ये बहुत। एक पैशन है म्यूजिक मेरे लिए। तो क्या कहें, मतलब ये तो करना ही पड़ता है, ऐसे एक ऑक्सीजन की तरह है, कि चाहे मैं सोचूं कि नहीं अब नहीं करूं, लेकिन वो होता ही कि करना ही पड़ता है वो जिंदा रहने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो जी सर, जी बहुत जी। बहुत ही ज्यादा मजा आया आपसे बात करके। और मैं एक जी बहुत बहुत भी शुक्रिया। संदेश आप पूरी फैमिली के लिए मेरी तरफ से है सर, कि
थैंक यू वेरी मच हमें म्यूजिक का इतनी बड़ी लेगेसी देने के लिए सर, जो शताब्दियों तक हम याद करेंगे सर। बहुत बहुत मजा आया सर आपसे बात करके जी, सर। बहुत बहुत थैंक शुक्रिया, यू वेरी आपके मच सर। सवाल बहुत अच्छे थे। ईएनटी लाइव के साथ जुड़ने के लिए, एबीपी लाइव के साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सर, थैंक यू सर। माय ऑनर, माय ऑनर, थैंक यू सो मच, नमस्ते।